हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2023 को लेकर। कुछ ऐसे मुद्दे हैं और वो अक्सर इसलिए बने हैं क्योंकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनके जो ट्वीट हैं वो वायरल हो रहे हैं जगह जगह, और उनके ट्वीट ने ही ये सारा हंगामा बरपा रखा है, जिसकी वजह से जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम 2023 की ये जो भर्ती हैं ये सर्वाधिक चर्चा में आई हुई है। इसमें एक तो जो 18 से 21 वर्ष की आयु को लेकर जो विवाद है, दूसरा बोनस अंकों को लेकर जो विवाद है, तीसरा जो आंसर की जारी की गई थी, और उसके बाद में जो प्रोविजनल रिजल्ट जारी किया जाना है उसका सारे अभ्यर्थियों को इंतज़ार है। कट ऑफ मार्क्स को लेकर कई तरह के अलग अलग तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो खूब सारी चीज़ें हैं जो इस भर्ती में चर्चा में हैं। खासकर से सबसे ज़्यादा चर्चित हैं जो चेयरमैन हैं आलोक राज, उनके ट्वीट, क्योंकि चूँकि वो चेयरमैन हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो उनका ट्वीट मायने रखता है। वो जो भी ट्वीट करते हैं उसका कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस ज़रूर हैं। सारे कैंडिडेट उनके ट्वीट्स को सीरियस लेते हैं। हम उनके ट्वीट्स को लेकर ही चर्चा करेंगे। आप स्क्रीन पे एक उनका ट्वीट देख सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि कर्मचारी चयन बोर्ड अभी डिलीट प्रश्न के अंक बाकी सभी प्रश्नों में बराबर बांटते हैं। इस प्रैक्टिस से सिर्फ उनको ज़्यादा फ़ायदा है जिनके जितने ज़्यादा सही उत्तर हैं। अब हम विचार कर रहे हैं कि क्यों न डिलीटेड प्रश्न के अंक हर एक को दे दिए जाए। उनके इस ट्विटर पोल ने अभ्यर्थियों के मन में एक आशंका पैदा की कि क्या ये जो बोनस अंक को लेकर प्रोसेस चालू की हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, क्या ये जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम में अप्लाई किया जा सकता है। इसको लेकर कई सारे अभ्यर्थी आशंकित हैं। कई सारे लोगों ने बोर्ड मुख्यालय पे जाके अपना प्रदर्शन और विरोध भी जताया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्विटर पोल हुआ था उसमें ज़्यादातर लोग बोनस अंकों के पक्ष में थे। उसका भी एक कारण है, मैं आपको बताऊंगा डिटेल में किस वजह से लोग इसके पक्ष में हैं। हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे इस सारे मुद्दे के ऊपर। विरोध क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी एक सॉलिड रीजन है। विरोध करने वालों का विरोध जेन्युइन है, जो पक्ष ले रहे हैं उनका भी एक स्टैंड है। मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि ये पूंजीवाद और समाजवाद दो जो विचारधाराएं हैं उसी तरह की एक लड़ाई है। अभी जो पुरानी व्यवस्था है उस व्यवस्था में होता ये है, ओल्ड सिस्टम में, कि जितने क्वेश्चन डिलीट किए जाते हैं उनके मार्क्स रेस्ट जो क्वेश्चन बचते हैं उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिस कैंडिडेट के ज़्यादा क्वेश्चंस राइट है उसको बेनिफिट होगा, जिसके कम राइट है उसको कम बेनिफिट होगा। उसमें कितना क्या डिफरेंस आता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और नए में ये होता है कि जितने क्वेश्चंस डिलीट होते हैं उनके जो मार्क्स हैं एवरी कैंडिडेट को इक्वल दे दिए जाते हैं। बस यही डिफरेंस है। इससे कट ऑफ में क्या डिफरेंस आता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। इस ट्वीट के बाद में अभ्यर्थियों में रोष पैदा हुआ। इस चीज़ को लेकर मैंने भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशंस लेकर आपको समझाने के लिए ये प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो बोनस अंक का विवाद है वो कितना जेन्युइन है और इसमें अभ्यर्थियों को कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे फ़ायदा हो रहा है लोगों को, वो सारी चीज़ इस टेबल में आपको दिखाई दे रही होगी। ये केस सिचुएशंस ली गई हैं जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम के लिए कि सपोज दैट एक क्वेश्चन पेपर है जिसमें 150 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है। टोटल 450 नंबर का एग्ज़ाम है, आप सब लोग जानते हैं। ये कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट हैं, 6 ने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सबके जो क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं वो ये हैं 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस, 100, 100 और 91। इनके जो गलत क्वेश्चंस हो रहे हैं वो इस प्रकार हैं। अब इसमें देखो
पहले नंबर का जो कैंडिडेट है उसने अगर 130 क्वेश्चन सही किए हैं, 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन उसने राइट किए हैं, 30 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, और ये 8 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं तो उस पर्सन के ओल्ड स्कीम से जो नंबर आते हैं वो आते हैं 284.4। जबकि जो न्यू स्कीम्स होती हैं इसमें ये 90 मल्टीप्लाई बाई 3 और 8 मल्टीप्लाई बाई 3 ये सीधे डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो यहाँ हो जाता है 294। यानी जो मार्क्स का डिफरेंस है वो आता है लगभग 10 नंबर का। ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में मार्क्स का डिफरेंस आएगा 10 नंबर का। अब इसमें क्या होता है कि एक कैंडिडेट है, देखो डिलीट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपके कितने सही हैं कितने गलत है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब तक लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पर अगर जैसे 8 क्वेश्चन डिलीट हुए, किसी व्यक्ति के 100 सही थे उसमें से 5 डिलीट हो गए, 30 गलत थे उसमें से डिलीट हो गए, तो वो जो सिचुएशंस बनती है वो ये हैं कि इस पर्सन्स के जो क्वेश्चंस हैं वो 86 बचेंगे, 86 क्वेश्चंस बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 पहले से ऑलरेडी है तो 95 ही सही है उसके, और 3 ये माइनस हो गए तो उसके 27 गलत हैं प्रेजेंट टाइम में। तो 27 और 95 का जो रेशियो है उसमें 86 क्वेश्चंस बचेंगे, तो उसके आएंगे 271, और जो नई स्कीम है उसमें उसके 282 मार्क्स आएंगे। अब यहाँ पे आप इस डिफरेंस को देखना, ये डिफरेंस है ना ये इम्पोर्टेंट है। बस जो कैंडिडेट इसका विरोध कर रहे हैं, जो पक्ष ले रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे 71.7 है और ये लगभग 12.5-13 के बीच में है, और ये 12 में है। मतलब जो एक नंबर का डिफरेंस है वो डिफरेंस ही विरोध और समर्थन की वजह है, क्योंकि नए वाले लोग जिनके मार्क्स कम है वो चाहते हैं कि नहीं हो तो हमारे मार्क्स बढ़ें, और जिनके क्वेश्चंस ज़्यादा राइट हैं, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये डिफरेंस कम नहीं हो, क्योंकि ये जो गैप है ना ये कम हो रहा है। यहाँ 12 का गैप है, यहाँ पे आप देख लीजिए ज़्यादा है। इसी प्रकार आप देख लीजिए इसमें कम और ज़्यादा का ये जो डिफरेंस होता है, इसमें एक सेम सिचुएशंस में किस प्रकार मार्क्स वेरी करते हैं। यहाँ पे 284 हो जाएंगे, इसके 294 होंगे, तो डिफरेंस तो 10 नंबर का ही चलेगा तकरीबन। पर ये जो डिफरेंस है, जैसे 8 के 8 गलत थे तो इसमें आप देख लीजिए मार्क्स बढ़ जाएंगे, 292 हो जाएंगे, 284 से 292 तक जाएंगे। तो ये एवरी कैंडिडेट को इफ़ेक्ट करेगा। प्रत्येक अभ्यर्थी क्वेश्चंस डिलीट होने से और उनके बोनस अंक देने से नहीं देने से दोनों से प्रभावित होते हैं। किस प्रकार होते हैं वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन है कि ये कैंडिडेट ऐसा है जिसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं, तो उसका कितना डिफरेंस होता है आप देख लीजिए, क्योंकि जो कम वाला कैंडिडेट है उसका जो डिफरेंस है वही ये डिफरेंस यहाँ क्रिएट होगा 246.4 और 284.4। इसमें जो डिफरेंस है ये जो तकरीबन 38 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये 34 और 2 36 नंबर का डिफरेंस है। तो ये जो 2 नंबर का गैप है, ये 2 नंबर का गैप ही आपकी मेरिट और कट ऑफ को बदलता है। इसी वजह से विरोध हो रहा है, क्योंकि जो अभ्यर्थी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि ये 2 नंबर का गैप कम हो जाए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है ना ये डिफरेंस ही सबसे ज़्यादा विवाद की जड़ है। आइए अब अगले ट्वीट पे चर्चा करते हैं। एक बात माननी पड़ेगी, जो रिटायर्ड मेजर जनरल हैं आलोक राज, वो ट्वीट बड़े मज़ेदार करते हैं, हर अभ्यर्थी को जवाब भी देते हैं। ये चारण करके एक यूथ वॉइस से इन्होंने एक रिप्लाई मांगा था कि बुरा नहीं मान रहे हैं सर, लेकिन आप जिस सवाल का जवाब मांग रहे हैं उसका तो जवाब दीजिए। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में बोनस अंक देंगे या अभी तय नहीं है, ये बता दीजिए। अब अपने लिए सबसे मुद्दे की बात यही है कि इस एग्ज़ाम में, जो ऑनगोइंग एग्ज़ाम में, क्या राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड आरएसएस भी इस स्कीम्स को लागू कर सकती हैं? तो बोर्ड के चेयरमैन ने ये ट्वीट किया है कि मैंने कई बार बताया है कि हमारी नियुक्ति कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी है, वो इस मुद्दे पे विचार करती हैं और फिर बोर्ड फाइनल निर्णय लेगा। हम राज्य हित में फैसला करेंगे। वैसे जब हम आपसे फीडबैक मांगते हैं तो आप अपनी फ्रैंक ओपिनियन दो, बस ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर बात पर टेंशन लेना बंद करो। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको इन्होंने स्पष्ट रूप से ये कुछ भी नहीं बताया है क्या अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे।
देखो इन्होंने एक ओपिनियन ली है, अब उस ओपिनियन को कैसे अप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता है ये बात का विषय है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जैसे पांचवा गोला भरने का जो ऑप्शन है आरपीएससी ने अप्लाई किया था, वो ऑनगोइंग भर्ती में किया था। तो भर्ती प्रक्रिया में कोई किसी भी तरह का बदलाव बोर्ड कर सकता है, पर हाँ स्टूडेंट अपने हितों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हैं। देखो डेमोक्रेसी में एक चीज़ सबसे बड़ी शानदार है कि अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है। ऐसा अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आरएस वालों के लिए। आरएस का एग्ज़ाम करवाया जा रहा था, कुछ अभ्यर्थी उसका विरोध कर रहे थे कि हमें कम टाइम मिला इलेक्शन की वजह से, डेट आगे बढ़नी चाहिए। और देखो एक प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट हुई और अब जाके डेट कितनी आगे बढ़ी है, जुलाई में गया एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला था वो एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है। तो कहीं न कहीं चीज़ें प्रभावित करती हैं, आपका विरोध है वो नोटिस किया जाता है हमेशा। तो आप आवाज़ उठाएं, आवाज़ उठाने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। एक और ट्वीट है इनका जो रिजल्ट्स को लेकर हैं, जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट या फिर अदर जितने भी रिजल्ट्स हैं उनकी परमिशन को लेकर ट्वीट किया था। और उन्होंने ये भी किसी ने पूछा है प्रश्न तो उसका जवाब दिया था कि जी नहीं, अभी तक परमिशन नहीं मिली है, प्रयास जारी है, परमिशन मिलते ही हम सारा प्रोसेस आरंभ कर देंगे। हम 15 गुना की लिस्ट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स बना कर नहीं रखते, हम चाहते हैं कि जैसे ही रिजल्ट्स बने हम तुरंत उसे प्रकाशित कर दें, रिजल्ट बनाने में बहुत समय नहीं लगेगा। अब यहाँ पे क्योंकि आलोक राज जी के प्रत्येक ट्वीट में कोई न कोई बात छुपी है, कोई न कोई जवाब छुपा है। इसका मतलब है कि रिजल्ट्स अभी प्रिपेयर नहीं किया गया है। जैसे ही परमिशन मिलेगी, क्योंकि रिजल्ट्स ऑनलाइन प्रिपेयर होता है, कंप्यूटर में एक फिक्स फॉर्मेट फार्मूला सेट है, उसके अंदर वैकेंसी वो सारी चीज़ें सेट है, मार्क्स सब, उसमें केवल एक एंटर मारेंगे रिजल्ट सारा क्लियर हो जाएगा, सारा बाहर आ जाएगा। तो रिजल्ट जारी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है परमिशन मिलने में, क्योंकि अब इलेक्शन राजस्थान में हो चुके हैं। पर अभी तक की जो संभावनाएं नज़र आ रही हैं उसके हिसाब से अभी परमिशन मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आज देखो 8 मई हो गई है और 4 जून को नतीजे आने हैं। तो मोटा मोटा आपके पास लगभग 27 दिन बचे हैं। तो ये परमिशन अगर इसके 27 दिनों के भीतर भी मिलती हैं तो रिजल्ट्स कहीं न कहीं 4 जून के बाद ही आना है। ये मान के चले आप जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम में कि अभी रिजल्ट्स नहीं आने वाला है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये बढ़ती विवादों में गिरती ही जा रही है। एक और नया फैक्ट्स जो हर कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ये ट्वीट किया है, एफआईआर से रिलेटेड था। ये कोई कलयुगी बाबा नाम से एक ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने लिखा था कि सर कठोर कार्रवाई करोगे भी या बोलते रहोगे, तो उन्होंने इसका काउंटर ये रिप्लाई दिया था। वहीं ये ट्वीट बड़ा ही मज़ेदार, इम्पोर्टेंट और सीरियस भी है कि 650 अभ्यर्थियों ने आईए एग्ज़ाम में एक प्रश्न को चैलेंज करने को कूट रचित प्रूफ दिया था। अब उन सबको प्रूफ देना होगा कि उनके पास वो कूट रचित पेपर कहाँ से आया, नहीं तो वो खुद ही उस कूट रचित डॉक्यूमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाएंगे। बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पर नोटिस जारी करेंगे। तो ये बात हर कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में जब भी आप किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन करें तो ऑब्जेक्शन के लिए प्रूफ ऑथेंटिक ढूंढें, किसी भी प्रकार का ऐसा प्रूफ नहीं ढूंढें जो आपकी खुद के लिए मुसीबत बन जाए। तो ये आगे से ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो बोर्ड हैं वो सीरियस हैं। क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्शंस लगाए जाते हैं उनके लिए जो प्रूफ प्रोवाइड किए जाते हैं, उन प्रूफ को भी आपको ऑथेंटिसिटी उसकी श्योर खुद को करनी पड़ेगी कि ये ऑथेंटिक है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने योग्य है, तो इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। एक और ट्वीट है, ये भी बड़ा मज़ेदार है कि यदि प्रश्न बिल्कुल साफ और सीधा हो तो होना नहीं चाहिए, मगर यदि सवाल जटिल या सब्जेक्टिव हो, चूँकि सबके सब्जेक्ट एक्सपर्ट अलग अलग होते हैं तो उनके विचार भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे उन्हीं तकरीरों सबूतों गवाहों के बावजूद 5 जजेज की बेंच का फैसला कई बार 3-2 में स्प्लिट हो जाता है। अब देखिए इनके जवाब बड़े ही मज़ेदार होते हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, किसी यूजर ने पूछा था कि सर एक बात बताओ, ऐसा क्यों होता है कि आरपीएससी जिस आंसर को सही मानती है उसे ही आरएसएस भी
बोर्ड गलत मान लेता है और आरएसएस बोर्ड जिस प्रश्न को सही मानता है उसे आरपीएससी गलत मान लेता है। तो ये डिपेंड करता है एक्सपर्ट कमेटी पे, क्योंकि इसमें बोर्ड नहीं मानता, एक्सपर्ट कमेटी बताती हैं कि यानी इसका जवाब ये होना चाहिए। और इन्होंने देखो 5 जज की बेंच का कैसे फैसला दिया कि एक ही चीज़ पे एक मत राय नहीं हो सकती है। उस वजह से अगर सीधा साफ है तो ऑब्जेक्शन ही नहीं होगा, पर जब सब्जेक्टिव हो जाता कोई चीज़, जैसे पहले एक एलडीसी भर्ती में इंद्रधनुष वाला क्वेश्चन था, रंगों को लेकर डिस्प्यूट हुआ था। तो इस प्रकार के मतलब यानी खूब सारे डिस्प्यूट होते रहते हैं। इसका मतलब है कि प्रश्न डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और उनको डिलीट भी कर सकता है बोर्ड, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा हैं आपके लिए मैं लाया हूँ। जो पिछली भर्ती थी जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम की, उस भर्ती में किस प्रकार से किस कैटेगरी के कितने फॉर्म्स अप्लाई होते हैं और कितने कैंडिडेट फाइनली सेलेक्ट होते हैं सीटों के अगेंस्ट, तो ये पूरा डेटा है। यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं, ये पुरुष महिला योग ये टेबल है। इसको मैं जूम करता हूँ, आपको थोड़ा दिखाने का प्रयास करूँगा कि ये 2013 की जो वैकेंसी थी, इसमें कुल सीट थी 2451 जनरल की। इसके अंदर 1046 पद थे महिलाओं के और 2471 थे पुरुषों के, कुल 3497 सीटें थी। इसमें अनुसूचित जाति के 384 पुरुषों के, महिलाओं के 164, टोटल थे 548। और ऐसे ही अनुसूचित जनजाति के 371, 159, 530। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता रहा था कि इन सीटों के मुकाबले कितने लोग सेलेक्ट होते हैं। ये डेटा यहाँ पे हैं, ये 2451 हैं और यहाँ पे ये हैं 2505 और 1025। अब 1046 महिलाओं के स्थान पर 1025 महिलाएं सेलेक्ट हुई हैं, यानी महिलाओं की सीटें खाली गई थी पिछली बार। इस डेटा को बताने का सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पर्पज़ है वो यही है। अनुसूचित जाति 384 की जगह 397, 371 की जगह 411, 180, 164 की जगह और 131, 159 की जगह, यानी एससी कैटेगरी की महिलाओं की सीटें रिक्त गई थी। ओबीसी में 491 के अगेंस्ट 405, सॉरी ओबीसी में 491 के अगेंस्ट में 941 और महिलाओं की 405, ये थी 210 सीटों के अगेंस्ट में। तो ओबीसी की महिलाओं की सीटें खाली नहीं जाती हैं। ऐसे विशेष पिछड़ा वर्ग की 24, 9, टोटल 33, 52, 7 और 59। इस प्रकार से ये सिलेक्शंस होते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। कई सारे लोग जो कट ऑफ में ये मान के चल रहे हैं कि महिलाओं की सीटें खाली जा सकती है और उन पे पुरुषों को लिया जा सकता है, तो उनके लिए ये चीज़ अच्छी है कि जो भी फ़ायदा होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस जितना भी है उसकी वजह से कैंडिडेट को बेनिफिट ज़रूर होगा। ये कुछ फैक्ट्स हैं कि कुल कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए थे, आवेदनों की संख्या, ये आरटीआई में सूचना मांगी गई थी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रत्येक कैटेगरी के जनरल के 9191 मेल और 4255 फीमेल, ईडब्ल्यूएस की 18428 मेल, वहीं 5190 फीमेल, एमबीसी के लिए 4447 और 1155। ओबीसी के सबसे ज़्यादा फॉर्म इस एग्ज़ाम में आए हैं, वो 62,000 और 17,000। अब इसमें जो टोटल कैटेगरी वाइज हैं वो ये आपको यहाँ देख सकते हैं। ये तो सीईटी का है। इसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट थे, परीक्षा पास किए गए अभ्यर्थियों की संख्या है वो यहाँ है 90,000। तो इसमें भी ओबीसी के कैंडिडेट ज़्यादा हैं। अब इसमें से लगभग 63,500 कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, तो जो सिलेक्शन का रेशियो है वो 63,500 में से है। अब देख लेते हैं पिछले एग्ज़ाम में जो कट ऑफ मार्क्स थे वो क्या थे और इस बार कितना क्या डिफरेंस आ सकता है कट ऑफ मार्क्स को लेकर। वो ये हैं कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो कट ऑफ थी लगभग 583 अंक। इसमें वुमेंस की 507 थी, तो यानी जो वुमेंस का डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
कि कितना डिफरेंस है, यानी पुरुषों की और महिलाओं की कट ऑफ में ज़रूर अंतर आएगा। यहाँ पे जनरल टीएसपी की 504 गई थी, वुमेंस की 389 गई थी पिछली बार। एससी की कट ऑफ 478 गई थी, वुमेंस की 379 के लगभग गई थी। और ये देखो विडो डाइवोर्स की वैकेंट गई थी सीटें। ऐसे ही टीएसपी में 425। टीएसपी और नॉन टीएसपी में भी काफ़ी सारा डिफरेंस है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार एसटी की 458 गई थी, एसटी वुमेंस की 371 गई थी, और टीएसपी एसटी की गई थी 312, ओबीसी की गई थी 571 और 466। इसमें भी देखो 100 नंबर का अंतर है, लगभग 100 अंकों का। और एसबीसी की कट ऑफ गई थी एमबीसी यानी 549, महिलाओं की गई थी 421। कट ऑफ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो कट ऑफ का अनुमान है विदाउट बोनस अंक और बोनस अंक, इसमें आप ये मान के चलें कि 3 जो क्वेश्चंस है उसका डिफरेंस है, यानी 10 नंबर। अप्रोक्सीमेट 1% की जो कट ऑफ है उसका डिफरेंस आ सकता है, जो पहले जो कट ऑफ बताई थी उस कट ऑफ में और इस कट ऑफ में। क्योंकि अगर बोनस अंक अप्लाई करती हैं, वैसे चांस बहुत ही कम है, फिर भी बोर्ड अगर बोनस अंक अप्लाई करता है तो कट ऑफ में बदलाव आएगा, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम नहीं जाएगी, ये मान के चलिए। क्योंकि जो जनरल की कट ऑफ थी वो मैंने पहले बताई थी आपको 52 से लेके और 55%। तो इसमें आप, ये मिनिमम कट ऑफ है, इससे कम नहीं जा सकती और इससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो इस 55 की जगह 56 जा सकती है अगर बोनस अंक रहे तो। ऐसे ही जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ थी वो मैंने आपको 44 से 46% के बीच बताई थी। जो फाइनल कट ऑफ है, तकरीबन एसटी की कट ऑफ भी यही थी, 44 से 46, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जो ओबीसी की कट ऑफ है, क्योंकि जो मेजर कट ऑफ है वो ओबीसी की है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, और ये कट ऑफ लगभग 50 से 53% के बीच बताई थी। जो एसबीसी की कट ऑफ है वो भी 50 से 52%। अब जो कैटेगरी है मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय की, ये कट ऑफ बढ़ेगी। ये 424 गई थी, इस बार 424 नहीं जानी चाहिए मेरे ख्याल से, ये लगभग 450 के लगभग जानी चाहिए। 50% के आसपास ये कट ऑफ रहनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन की हाँ ज़रूर कम रहेगी, और इन सब लोगों की 40% के लगभग रहेगी। ये 40 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इन सब की कट ऑफ लगभग मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसके आसपास ही रहनी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।